The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with Adshala and make your NET UPSC economics dreams come true. Download the app now. सिक्स्थ प्लान कब आया? 1980 से 85 के बीच में। टारगेट अचीव, टारगेट 5.2% का था, अचीव कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं 5.7%, कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं 5.4%, बेस्ड ऑन सम डिफरेंट कैलकुलेशंस। आप एग्जाम में दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, दोनों ही ठीक है। टारगेट जो हमारा अचीव हुआ 5.7%, 5.4%, द डिफरेंस इन कैलकुलेशन बिकॉज ऑफ द मैथोडोलॉजी अलग अलग अडॉप्ट की गई, बट ओवरऑल वी कैन से इट वाज अ सक्सेस बिकॉज अगर 5.2% का टारगेट हो और हम 5.4 भी अचीव कर रहे हैं, इवन देन इट इज अ सक्सेस। ठीक है, तो अब इसमें देखा गया है कि हम क्या क्या उसमें फोकस करना है। तो हमको अपना नेशनल इनकम बढ़ाना है। ठीक, कैसे बढ़ाना है? टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज करके। अब देखिए धीरे धीरे शिफ्ट आ रहा है चीज़ों में। टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन कीजिए, ज़्यादा टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय कीजिए, तो उससे हमारा नेशनल इनकम बढ़ेगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। ठीक, उसके बाद में आपको डिक्रीज करना है पॉवर्टी को और अनएम्प्लॉयमेंट को, ये एक फोकस रखा गया। इसके बाद में जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करना है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर को जब आप स्ट्रेंथन करेंगे देन इट विल लीड टू द डेवलपमेंट। ठीक है, और इन्होंने बोला कि जितनी भी सरकार स्कीम्स लेकर आएगी उनका हम इफेक्टिवली मॉनिटर करेंगे, उनका इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, यानी कि सरकार कुछ भी लेकर आएगी, कोई भी स्कीम लेकर आएगी, क्योंकि उस टाइम तक करप्शन बहुत ज़्यादा था, तो उसको टैकल करने के लिए सरकार ने बोला कि अब हम इफेक्टिवली मॉनिटर करेंगे चीज़ों को। और इसी में ही एक प्लान आया जिसको हम बोलते हैं TRYSEM, ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो रूरल के जो यूथ है उसको हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए वो करेंगे, ट्रेन करेंगे। दूसरा था IRDP, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस का क्या मतलब है कि जो रूरल एरिया है उसमें हम डिफरेंट डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को इंटीग्रेट करके उसको हम डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ठीक, पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे, वही जो सरकार 20 मिनिमम पॉइंट प्रोग्राम लेकर आई थी, लेकिन इसने यहाँ पे क्या किया, स्टार्टिंग के कुछ एक पॉइंट्स पर ही फोकस किया। ठीक, मोस्ट ऑफ द टारगेट्स जो थे वो अचीव हो गए थे, जितने भी टारगेट्स हमने रखे वो अचीव हो गए थे, तो ओवरऑल इट वाज ए सक्सेस। इस वाले टाइम पे बहुत स्टेबल टाइम था, 1980 से 85 के बीच में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं आई, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आई, तो इट वाज फाइन। बट जब 1985 का जो लास्ट वाला साल था, यानी कि जो 1985 फिर से क्या हुआ बेटा, फिर से हमारी इकोनॉमी में बहुत सीवियर फेमाइन आया। ठीक है, सीवियर फेमाइन यानी कि बहुत जबरदस्त वाला फेमाइन आया। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या था कि जो हमारा एग्रीकल्चर का आउटपुट था, एग्रीकल्चर आउटपुट प्रोडक्शन जो था दैट वाज लेस देन सेकेंड ईयर। ठीक है, यानी कि जैसे कि 1980 से 85 के बीच में हमने ये प्लान देखा, तो 85 में जो हमारा प्रोडक्शन था वो कम था फेमाइन की वजह से, 84 तक हमारा प्रोडक्शन बहुत अच्छा था। बट ओवरऑल मैंने क्या बोला कि हम एक ट्रेंड को देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ओवरऑल इट वाज अ सक्सेस, इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल प्लान। चलिए 6th 5 ईयर प्लान हमने देख लिए थे, अब हम देखेंगे 7th 5 ईयर प्लान। 7th 5 ईयर प्लान अब हम देखेंगे कब आया था। 7th 5 ईयर प्लान 1985 से 90 के बीच, 1985 से 90 के बीच में हमारा जो है 7th 5 ईयर प्लान आया। और इसमें हमने क्या किया, हमारा जिसमें टारगेट था वो क्या था कि हमको 5% का ग्रोथ रेट चाहिए। अचीव क्या किया हमने, 6% का, क्लियरली जितना हमारा टारगेट था उससे ज़्यादा हमने अचीव किया, तो हमारे लिए क्या है, दिस इज ए सक्सेस। अब हमको देखना है कि इसमें हमारा टारगेट क्या क्या था, यानी कि हम इस प्लान से अचीव क्या क्या करना चाहते थे। सबसे पहले हमने क्या किया कि हमको जो अपना फूड ग्रेन प्रोडक्शन है उसको बढ़ाना है। फूड ग्रेन प्रोडक्शन से क्या मतलब है बेटा, फूड ग्रेन प्रोडक्शन यानी कि जो व्हीट है या अनाज है और
हमारे जो पल्सेस हैं, हमारा जो चावल है, यानी कि अगर आप देखें तो हम एक सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी की तरफ प्रोग्रेस कर रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है, गुड वर्क, प्रोडक्टिविटी, फूड, न्यूट्रिशन, इन सब चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक। और ये जो प्लान था ये बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ। 6% का ग्रोथ रेट हमारी इकोनॉमी ने पहली बार इसी प्लान में देखा। एंड सेकेंडली अब यहाँ पे एक चीज़ और होनी शुरू हुई, दैट आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी हमारी जो है वो शुरू हुई। आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी हमारी यहाँ पे शुरू हुई, यानी कि काइंड ऑफ हमने क्या किया बेटा, हमने अब्रॉड से तरफ, यानी कि लिबरलाइजेशन जो है हमने, देखिए बहुत से जो लोग हैं वो ये समझते हैं, बहुत से जो बच्चे हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि जो हमारा 1990s का टाइम था, 1991 में जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई थी, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उस टाइम पे हमने अपनी कंट्री को लिबरलाइज किया। देखिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो है, इसी को हम मनमोहन राव मॉडल भी पढ़ते हैं। जब हम बीओपी का क्राइसिस पढ़ेंगे और बीओपी का क्राइसिस कैसे सोल्व हुआ उस टाइम पर हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। मैं इसको डिटेल में बता देती हूँ। प्राइवेटाइजेशन से क्या मतलब है? प्राइवेटाइजेशन से मतलब यह है कि जो गवर्नमेंट का जो रोल है वो बहुत कम हो जाएगा इकोनॉमी में, और जो प्राइवेट सेक्टर है उसका रोल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी कि जो इंडस्ट्रीज हैं, उसके अलावा बैंकिंग है, फाइनेंस है, जितनी भी तरीके की डिफरेंट फैसिलिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, लेकिन गवर्नमेंट एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यानी कि जितने भी गवर्नमेंट के एसेट्स हैं वो उनको डिसइन्वेस्ट कर देगा। यानी कि आपने देखा होगा जितने भी गवर्नमेंट की एसेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिसइन्वेस्ट हुई है पिछले लास्ट 3 to 4 ईयर्स में। जैसे कि एयर इंडिया जो थी, या जो जिन चीज़ों को गवर्नमेंट रन कर रही है और उनमें इनएफिशिएंसी है, उनको गवर्नमेंट क्या करेगी? सेल आउट कर देगी प्राइवेट को, जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। सब बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब इंडस्ट्रीज को पढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब था कि हम अपनी इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करेंगे। अभी तक हमारे पास एक्सपोर्ट के बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे, इंपोर्ट के बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस थे। अगर हमें किसी भी कमोडिटी को इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्ट के वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा थे, इंपोर्ट के टैरिफ बहुत ज़्यादा थे। तो 1991 में क्या हुआ, जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई तो इंडिया IMF के पास गया, IMF ने बेल आउट पैकेज दिया, जैसे अभी श्रीलंका को दे रखा है। लेकिन जब बेल आउट पैकेज IMF ने दिया तो उसके साथ में कंडीशन रखी कि आपको अपनी इकोनॉमी में ये चेंजेस लाने पड़ेंगे, तो जिसकी वजह से LPG जो पॉलिसीज थी वो आई, ठीक। लिबरलाइजेशन का क्या मतलब है कि नाउ आवर इकोनॉमी इज मोर लिबरलाइज्ड, यानी कि अब हम बहुत ज़्यादा लिबरल हो गए हैं इकोनॉमी के सेंस में। यानी कि अब हम फॉरेन से इन्वेस्टमेंट ले सकते हैं, फॉरेन से टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, कैपिटल और लेबर मोबिलिटी जो है वो हमारे लिए इजी हो जाएगी। तो लोगों को लगता है कि जब 1991 में हमारा प्लान आया तभी ये चीज़ आई, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारा 7th प्लान था बेटा, उससे ही हमारा लिबरलाइजेशन जो है वो थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया था, ठीक। अब देखिए इसका सबसे बड़ा अच्छा इम्प्रूवमेंट हमको क्या देखने के लिए मिला कि यहाँ पे हमारा क्या था, आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी हमने शुरू कर दी। यानी कि हम एक्सपोर्ट पे भी फोकस करने लगे और इंपोर्ट पे भी फोकस करने लगे, एक्सपोर्ट पे फोकस करने लगे, इंपोर्ट पे फोकस करने लगे, ठीक। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ, देखिए इसमें जो 6% का ग्रोथ रेट हुआ वो अभी तक का सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट है, और पहली बार जो हमारी इकोनॉमी थी उसने हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को पीछे छोड़ा। अब आप बोलेंगे कि मैम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ क्या है? देखिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब है, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का मतलब किसी भी कम्युनिटी से नहीं है, हिंदू मुस्लिम नहीं है, इससे पहले वाला जो डेकेड था, यानी कि हमारी इकोनॉमी 1950 से लेके इससे पहले वाला जो एरा था 1980, इसमें जो हमारा ग्रोथ रेट था ना वो एवरेज 3% रहा, कुछ इकोनॉमिस्ट के हिसाब से 3.5%। यानी कि जो हमारी एवरेज हर 10 साल की ग्रोथ रही, या जो एवरेज जो हमारी ग्रोथ रही ना वो इतनी रही इकोनॉमी की। तो पहली बार हमारी इकोनॉमी को पुश मिला, और जो पहली बार इकोनॉमी को पुश मिला वो मिला 6% का, ठीक है। तो जो हमारा हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ था कि 3 से 3% हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है और हमारी इकोनॉमी केवल इतनी ही ग्रो कर सकती है, वो काइंड ऑफ चेंज हो गया, ठीक है बेटा, इतना समझ में आया। अभी बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, ठीक है। अब जो प्रोफेसर राजकृष्णन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का, ठीक, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद में क्या होता है, 1989
1989 में राजीव गांधी की डेथ हो जाती है। राजीव गांधी जो थे उनकी डेथ हो जाती है। अब देखिए जो इंडिया की इकोनॉमी है, तब तक इंडिया के अगर पॉलिटिकल सेटअप की बात करें तो कांग्रेस ही डोमिनेट करती थी। कांग्रेस बीजेपी दो मेन पार्टी थी, रीजनल पार्टी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी इस डेकेड से पहले। तो क्या हुआ कि इंदिरा गांधी की डेथ हुई तो राजीव गांधी आ गए। राजीव गांधी की डेथ आई तो अब कौन आएगा, अब कौन सक्सीड करेगा? राहुल गांधी तो उस टाइम में बहुत छोटे थे। इतना आपको समझ में आया? तो अब क्या हुआ, इसके बाद में क्या हुआ? जब राजीव गांधी की डेथ हो गई तो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आई, बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आई। गल्फ वॉर होना शुरू हुआ। गल्फ वॉर जो था वो फॉरेन इन्फ्लुएंस था। जब हम पढ़ेंगे कि जो बीओपी का क्राइसिस था वो क्यों हुआ, उसमें हम इन सारे रीजंस को पढ़ेंगे कि क्यों डेफिसिट हुआ, क्यों इतनी दिक्कत हुई। तो इतनी वर्स्ट सिचुएशन हो गई थी पॉलिटिकली, हम इतने इनस्टेबल हो गए थे। जब 1990 में हम खत्म जो ये प्लान खत्म हुआ, जब ये 1990 में प्लान खत्म हुआ ना, उस टाइम पे बेटा हम इस सिचुएशन में ही नहीं थे कि कोई प्लान लेकर आ पाए। क्यों? क्योंकि इसमें क्या था, जो 8th प्लान हमको लेकर आने वाला था, लेकिन जो हमारा बीओपी का क्राइसिस था वो खराब होता जा रहा था। अब आप तो बोलोगे बीओपी क्राइसिस क्यों खराब हुआ? क्योंकि हमने आउटवर्ड लुकिंग स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया था। बीओपी क्राइसिस हमारा बहुत ज्यादा, बीओपी में क्राइसिस आ गया। उसके बाद में जो डेप्ट बर्डन था वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया, यानी कि इकोनॉमी ने बहुत ज्यादा डेप्ट ले लिए थे। इसके बाद में डेप्ट बर्डन के बाद में हमारा बेटा क्या होता चला गया, सेकेंडली मतलब इसके बाद में हमारा क्या था कि हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, यानी कि सरकार जितना कमा रही है उससे बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है। फिस्कल डेफिसिट होना शुरू हो गया। रिसेशन आ गया इंडस्ट्री में, जो हमने इंडस्ट्रीज लगाई हुई है उनमें रिसेशन आ गया। फिर क्या आ गया? इन्फ्लेशन। ये सारी चीजें हमने पढ़ी, ठीक है। ये सारी जब इतनी प्रॉब्लम हुई तो जो 1990 से 1991 का टाइम था ना, उस टाइम पे हमारा कोई इकोनॉमिक प्लान ही नहीं आया। ना तो कोई इकोनॉमिक प्लान आया, ना कोई रोलिंग प्लान आया, और ना ही सरकार ने कोई प्लान हॉलीडे डिक्लेयर किया। इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इतनी ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वर्ल्ड इकोनॉमी में इतना कुछ हो रहा था कि कंट्री के जो लोग थे, जो प्लानर थे, जो भी हायर अथॉरिटीज में बैठे हुए थे, they decided to take a sit back and analyze the situation, and then they decided कि what we need to do and what we should do, primarily हमें क्या करना चाहिए। तो 1 साल उसी में लग गया। फिर हमने देखा कि भाई सिचुएशन बहुत बेकार हो गई है, और हम इस कंडीशन में पहुंच गए थे कि हमारे पास केवल 15 डेज का फॉरेन एक्सचेंज बचा था, यानी कि अब हम केवल 15 डेज ही इंपोर्ट कर सकते थे। आरबीआई के पास जो फॉरेक्स था वो केवल 15 डेज का बचा था, और हम एक डिफॉल्ट की तरफ जाने वाले थे, जो श्रीलंका में था ना, जैसे कि कुछ टाइम पहले ग्रीक में गवर्नमेंट ही डिफॉल्ट कर गई या गवर्नमेंट ही बैंकरप्ट हो गई। आप देख रहे हैं आप रिसेंटली क्या हो रहा है ग्लोबल फिनोमिना में कि गवर्नमेंट ही बैंकरप्ट होती जा रही है। तो इसमें भी यही था कि गवर्नमेंट ही बैंकरप्ट हो गई है भाई, अब क्या करना है। तो हम बैंकरप्ट ना हो, क्या करें क्या ना करें। तो जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हम गए, कोई भी कहाँ जाता है, ये है IMF। तो हम गए IMF के पास। IMF ने कहा कि ठीक है मिस्टर इंडिया, आपको प्रॉब्लम हुई, वी विल हेल्प यू आउट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम आपको एक बेल आउट पैकेज देंगे। जब हम बेल आउट पैकेज देंगे, लेकिन उसके साथ में आपको ये चेंजेस करने पड़ेंगे, यानी कि आपको इकोनॉमी में जो जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं उनको आपको ठीक करना पड़ेगा। बदले में हम आपको बेल आउट पैकेज देंगे, हम आपको प्रॉपर असिस्टेंस देंगे। और वहां से हमारी इकोनॉमी में एक नया दौर शुरू हुआ। चीजें बहुत ज्यादा चेंज हुई, इकोनॉमिक सिचुएशंस बहुत ज्यादा चेंज हुए। जब हम मनमोहन राव मॉडल पढ़ेंगे इस चीज को हम समझेंगे, बीओपी में, फॉरेन ट्रेड में जब हम इस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं कि इसके बाद में हमारा जो 8th 5 ईयर प्लान है, 8th 5 ईयर प्लान, 8th 5 ईयर प्लान में बेटा अब हमको देख रहा है 8th 5 ईयर प्लान में क्या है। 1992 से 97 के बीच में आया, ठीक, समझ में आया इतना। टारगेट 5.6%, अचीव 6.8%, ठीक। अब हमने क्या किया कि लिबरलाइजेशन किया, फिस्कल लिबरलाइजेशन किया, और ये जो हमारा प्लान था वो किस पे बेस्ड था? ये था मनमोहन राव मॉडल। इस मॉडल को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहां नहीं पढ़ेंगे। ये 5 ईयर प्लान है, यहां नहीं पढ़ेंगे। मनमोहन राव मॉडल में LPG
जो था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम से बोलते हैं, ये सारे जो चेंजेस हैं वो लेकर आए। अब इसमें हमने किस किस चीज़ पे फोकस किया बेटा? मनमोहन राव मॉडल में हमने दो चीज़ों पे फोकस किया, ठीक। एक हमने फोकस किया फिस्कल रिफॉर्म पे, ठीक, फिस्कल रिफॉर्म्स। एक हमने फोकस किया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स यानी कि इकोनॉमी में जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, उनको हमको सेटल डाउन करना है। और इसमें क्या किया हमने? फिस्कल रिफॉर्म्स में हमने क्या किया बेटा? फिस्कल रिफॉर्म्स में हमने क्या किया कि जितनी भी बजटरी रिलेटेड प्रॉब्लम है, बजट से रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, डेफिसिट है, डेब्ट है, इन सब पे हमने फोकस किया। तो ये हमारे फोकस सेक्टर्स थे, ठीक। अब हमने क्या देखा है कि हमको एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर में बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ पे फोकस करना है। हमें बहुत ज़्यादा हाई ग्रोथ देखने के लिए मिली एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर्स में। और इसी के साथ हमारा एक जो प्लानिंग में पैटर्न था वो चेंज हुआ। ये हमारा फर्स्ट इंडिकेटिव प्लान था, ठीक है। क्या था ये? हमारा फर्स्ट इंडिकेटिव प्लान था। देखिए अभी तक आपने बहुत ज़्यादा वो देखे होंगे कि इंडिकेटिव प्लान क्या होते हैं, इंपेरेटिव प्लानिंग क्या होती है। जब मैंने फर्स्ट लेक्चर में टाइप्स ऑफ प्लानिंग बताई थी तो मैंने आपको डिफरेंट तरीके की प्लानिंग बताई थी कि इंडिकेटिव प्लान्स क्या होते हैं, इंपेरेटिव प्लानिंग क्या होती है, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग क्या होती है। तो यहाँ पे हमने इंडिकेटिव प्लानिंग पे फोकस किया। इंडिकेटिव प्लानिंग यानी कि अब गवर्नमेंट आपको ये बताएगी कि आपको क्या करना चाहिए, आपको एम्फेसाइज नहीं करेगी, आपको फोर्स नहीं करेगी वही सब करने के लिए, ठीक है। तो फिस्कल इकोनॉमिक हुआ इंक्लूडिंग लिबरलाइजेशन, ठीक है, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। हमको एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ग्रोथ देखने को मिला क्योंकि हमारी इकोनॉमी ओपन हो गई थी। एक्सपोर्ट में ग्रोथ मिला, इंपोर्ट में ग्रोथ मिला। हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो भरना शुरू हुआ। करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो हमारे ट्रेड में इम्प्रूवमेंट हुआ। और जो पब्लिक सेक्टर था यानी कि जो गवर्नमेंट का सेक्टर था उसका जो हमारा क्या था, इन्वेस्टमेंट 34% तक कम हो गया था। क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है हमने उसको इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ कर दिया था, ठीक है। फिस्कल डेफिसिट काफी कम हुआ हमारा। उसके बाद में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो इंडिकेटर्स थे वो अभी भी कम थे। यानी कि हमने इकोनॉमिक ग्रोथ पे तो फोकस कर लिया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लेके, मनमोहन राव मॉडल को जब हमने अप्लाई किया तो हमने एक तरीके से आप कह सकते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ पे तो फोकस कर लिया। हमको इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत ईजिली मिल गई कि हमारा फिस्कल डेफिसिट कम हो गया, हमारा नेशनल इनकम बढ़ गया, हमारा कंजम्पशन सही हो गया, हमारे साथ ये एवरीथिंग गॉट सॉर्टेड। बट प्रॉब्लम कहाँ आई कि जो हमारे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स थे वो बहुत कम थे, दे वर रियली लो, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वर रियली लो। और जो उसमें ग्रोथ थी वो बहुत ज़्यादा जॉबलेस ग्रोथ थी, यानी कि इंडस्ट्री बेस्ड ग्रोथ है। तो एमएसएमई पे इतना फोकस नहीं किया गया, फ्रूटलेस ग्रोथ है। ग्रोथ तो हो रही है लेकिन उसका बेनिफिट लोगों तक नहीं पहुंचा इन 5 सालों में, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करें ताकि नेक्स्ट टाइम में जब भी वीडियो लेकर आऊँ वो जल्द से जल्द आपको मिले।